उसका निर्णय करेगा कि हमने तुमको लीडर बना के भेजा था और तुम वहाँ जाकर डीलर बन गए। और तुम जब 111 दिन से तुम्हारे परिवार के तुम्हारे बच्चे वहाँ पर मर रहे थे भूख से, प्यास से, प्राकृतिक आपदा से, बुखार से, सर्दी से, जुकाम से, तो तुम्हारी वाणी कहाँ चली गई? तो जो आज बड़े बड़े मंचों से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो, तो सब जनता हिसाब करेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। नहीं, आप लोगों ने वोट दिया तो एक बार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर में। आज फिर से पहुंचा हूं लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पे जो SC ST और OBC का आरक्षण घोटाला हुआ है उसका आज 111वें दिन का धरना है। और इस धरने के जो लोग हैं यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, इतने दिन हो गए हैं, 111 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी मजबूरी है जो आज भी सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है, इनकी बातों को दबाने की कोशिश कर रही है? आइए, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे जानते हैं कि क्या ऐसी वजह है। क्योंकि अमृत महोत्सव, मोदी जी आते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, और भी जो तमाम लोग हैं वो भी अन्य कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इनका जो कार्यक्रम है वो अभी तक की सुना नहीं जा रहा है। 111 दिन हो गए हैं पूरे। क्या लग रहा है, क्या वजह है कि सरकार आप लोग की बातों को अनसुना कर रही है? सरकार निर्दयता पे उतर आई है, सरकार अपनी हठधर्मिता दिखा रही है, लेकिन सरकार ये भूल रही है इसके पीछे कि आज वो जहाँ बैठी हुई है वो हम लोग की वजह से बैठी हुई है। वो जिस गद्दी पर, शिखर पर राज कर रही है वो हम लोगों ने दिलवाई है। 5 साल पहले इसी चुनाव में हम लोगों ने वोट देकर और सरकार का चुनाव प्रचार किया था। सरकार वो भूल रही है कि हम लोग वही लोग हैं जो गद्दी पे बैठाते हैं। जब हम गद्दी पे बैठाते हैं तो गद्दी से उतारना भी जानते हैं। अगर ये सरकार हमारा 101 दिन से 111 दिन हो गए यहाँ धरना देते हुए, अगर सरकार हमारी जल्द से जल्द ये कोई सुनवाई नहीं करती है तो आगे आने वाले दिनों में सरकार को गद्दी से उतारने का काम हम ही लोग करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इतने दिनों से, 111 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन अगर इतने दिन में सरकार तक की तो बातें पहुंच रही हैं, लेकिन जो सरकार है वो ऐसा क्या वजह है कि आप लोगों की जो बातें हैं उनको टाल मटोल कर रही है, उनको अवॉइड कर रही है? सरकार जो अपने एक जो उन्होंने 69,000 भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला किया है वो सिर्फ और सिर्फ विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए, वो विशेष वर्ग को खुश देखना चाहती है। और हम लोग जो दलित पिछड़े हैं वो उन लोग को और पिछड़ा, मतलब जितने पीछे हैं उनको और पीछे ढकेलने का काम करना चाहती है। इसीलिए, वरना आज तक का रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी दलित और पिछड़ों के साथ में जो इतना अभी जो ये 69,000 भर्ती में घोटाला हुआ इतना बड़े स्तर पे कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए। और हालांकि इसमें हम लोग के जो डिप्टी CM हैं और जो हमारे OBC SC समाज के लोग आते हैं वो लोग भी भर्ती के जो आरक्षण नियम की अनदेखी हुई है उस पर बोलने के लिए कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल तैयार नहीं है। इनका साफ साफ यही कहना है। ये भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि जो आपके समाज के लोग हैं बीजेपी में, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हों, OBC से हैं, या फिर और तमाम नेता जो SC ST से अपने आप को बताते हैं, अपने आप को SC ST का लीडर बताते हैं, अपने आप को OBC का लीडर बताते हैं, क्या ऐसी वजह है कि वो नेता भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? तो उनके बताने से क्या होगा? वो लीडर है ही नहीं, वो डीलर हैं। वो डील करते हैं समाज के हितों का, समाज के सम्मान का, हमारी नौकरी का, हमारे सम्मान का। लीडर इसलिए हैं वो क्योंकि वो उन लोगों को आप ही लोगों ने वोट दे करके नेता बनाया है, उनको आप ही ने अपना लीडर चुना है। नहीं, हम उनको लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन वो डीलर बन गए हैं। अब जब इस चुनाव में आएंगे तो जैसे उन्होंने समाज का सम्मान, समाज की नौकरी, समाज का हक वहाँ सौदा किया है, डील किया है, इस बार जब वो आएंगे तो ये समाज उनका जो है निश्चय करेगा, समाज उसका निर्णय करेगा कि हमने तुमको लीडर बना के भेजा था और तुम वहाँ जाकर डीलर बन गए। और तुम जब 111 दिन से तुम्हारे परिवार के तुम्हारे बच्चे वहाँ पर मर रहे थे भूख से, प्यास से, प्राकृतिक आपदा से, बुखार से, सर्दी से, जुकाम से, तो तुम्हारी वाणी कहाँ चली गई? तो जो आज बड़े बड़े मंचों से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो, तो सब जनता हिसाब करेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। नहीं, आप लोगों ने वोट दिया तो एक बार बोलना चाहिए था, जाकर मिलना चाहिए था। लीडरों से गए थे मिलने? हाँ। ये हमारे प्रजापति जी हैं। हाँ। और ये हमारे पवन मौर्य हैं, ये आपके बगल में बैठे हैं। ये पवन मौर्य जी हैं। ये लोग मिलने गए थे। हाँ। अब मैं बता दूं इनके साथ क्या किया गया। ये बड़े खुशी हुए, केशव प्रसाद मौर्य को देखा, कहा मैं पवन मौर्य। तो केशव प्रसाद मौर्य ने धीरे से दूसरी तरफ मुंह करते हुए हट गए और अपने जो पुलिसकर्मी वहाँ थे उनको निर्देशित कर दिया कि इनको हटाओ।
पवन मौर्य को पीटा गया, राहुल मौर्य का सर फोड़ दिया किसको गया। पीटा गया? ये पवन किसको मौर्य पीटा गया? आपको पीटा गया? जी हम ही लोगों को पीटा गया। हमारे एक समाज के आते हैं राहुल मौर्य जो अभ्यर्थी हैं, हाँ। उनका सर फोड़ दिया गया। क्यों सर फोड़ा गया? ये क्यों सर फोड़ा गया? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, क्यों सर फोड़ा गया? क्या ये लोग अगर आपके समाज से हैं, ये भी आपके बच्चे जैसे हैं, इन्हीं का वोट लेकर के आज आप वहाँ पर बड़ी बड़ी कुर्सियों पे पहुंचे हैं, और आज जब आप पावर में आ गए हैं, जब आप नेता बन गए हैं, सरकार में आ गए हैं, तो इन्हीं की आवाज को क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो नेता लोग? इधर आइए, ये बताइए कि क्या उस वक्त कहा था मौर्य जी ने पुलिस वालों से? पुलिस वालों ने जब हम लोग केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलने गए तो मिले नहीं, लेकिन अपने अंगरक्षकों को, अपने पुलिस वालों को सादी वर्दी में भेज दिया कि जाओ, जो ये लोग ओबीसी एससी वर्ग के आए हैं उन्हें मार कर चाहे किसी तरह वहाँ से भगाओ। तो वो लोग हमें गालियां तक देने लगे। हमारी एक बहन थी जो घर चली गई, उनके हाथ तोड़ दिए गए, मुझे मारा गया। दोस्तों मैं जिक्र कर रहा था पहले भी उन बहन जी की कैसे हाथों पे डंडे लाठियां पड़े, कैसे उनके हाथ में प्लास्टर बंधे। ये जिम्मेदार इसका कौन है जिम्मेदार? क्योंकि अगर ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो इन्हीं के देश में, इन्हीं के प्रदेश में आज महिलाओं के साथ में ऐसा हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी 4 चक्के की गाड़ियों से चलते हैं, वो है इसके जिम्मेदार। और यहाँ ये बताइए, और कोई नेता मंत्री से बात करने की कोशिश की और किसी लीडर से बात करने की कोशिश की आपने? हम लोग स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ गए थे कि वो हम लोगों के समाज से आते हैं, तो हम लोग की बात भी सुनेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, भाजपा में उनका पावर भी है। लेकिन हमें जानकर एक खुशी हुई कि चलो ठीक है, इन लोगों की औकात भी यही है। जो भी ओबीसी एससी के नेता, जो भी ओबीसी एससी के नेता हैं, इनकी औकात भी हमें मालूम चल गई है कि इनकी औकात क्या है। इनकी औकात ये है कि बस 5 किलो अनाज ये लोग दूसरे का फोटो, उसे प्रधानमंत्री का फोटो छाप के गाड़ियों में भर के ले जाके गांव में बांटेंगे। अगर इनके समाज की नौकरी की बात आएगी, जॉब की बात आएगी, तो वो दुम दबा के पीछे चले जाएंगे। इनके में हिम्मत नहीं है कि अपने समाज की आवाज़ जाकर आला कमान के पास पहुंचाएं कि हमारे समाज के लोग 110 दिन से धरना दे रहे हैं, आपने हमारे समाज के लिए क्या किया। इनकी पास इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने समाज की बात जाकर सवाल एक कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि क्योंकि हम लोग ओबीसी पिछड़े हैं और हमेशा वो लोग पिछड़े ही रहेंगे। वो लोग बस आते हैं ओबीसी एससी का वोट लेने के लिए। मौर्य जी के पास में, माननीय केशव मौर्य जी के पास में इतना समय है कि लखीमपुर खीरी में किसानों की चेतावनी के बावजूद भी रोड से चले गए, बोले कि हमको जाना है, हमको वहाँ पे जाना है, कुछ भी हो कार्यक्रम में हमें जाना है। किसानों ने चेतावनी दी थी और उसके बाद भी जो है इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन यहीं पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यहाँ पे इको गार्डन है, यहाँ पे मौर्य जी चल कर नहीं आ सकते, अपने समाज की समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आ सकते हैं। इसी समाज ने, इसी SC/ST और OBC समाज ने आज उनको लीडर बनाया, उनको वोट दे करके बैठाया है। अगर वोट दे के बैठाया है तो वो अपने हक की जो आवाज़ है, अपने हक की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने आपको वोट इसी दिन के लिए दिया था कि जब उनके हक की बात आएगी, जब उनके आवाज़ की बात आएगी, तब आप पीछे नहीं कदम बढ़ाएंगे, आप उनके साथ में कदम बढ़ाएंगे कि चलिए हम आपकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन जिस तरीके का रवैया इस समय नेता लोग, इनके समाज के लोग अपना रहे हैं, उससे लग नहीं रहा है कि दोबारा से वो लोग वोट पाएंगे। इनका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हुसैन मोहम्मद महोबा, बुंदेलखंड। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हमारे भरोसे को तोड़ने का काम जो ये नेता लोग करते हैं, हमारे समाज को ठगने का काम करते हैं। अरे उन लोगों से अच्छे तो हम ही लोग हैं। जमीन पे बैठे जमींदार हैं हम लोग, और ये गद्दी में बैठे गद्दार हैं। ये लोग गद्दी मिल गई, गद्दी के लिए ये लोग अपने समाज को भूल गए। ये रंगे हुए सियार के जैसे हैं कि ये लोग रात में नीला और दिन में पीला, इस प्रकार की जो रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। ऐसे नेताओं के लिए मैं कहना चाहता हूं कि लूट लेने के जैसे अच्छा होना रहता है, कि लूट लेने का जैसे अच्छा होना रहता है, आज कुर्सी पे वही शख्स नजर आता है, आज कुर्सी पे वही शख्स नजर आता है। इस बदहाली का सिकवा किससे करूं, इस बदहाली का सिकवा किससे करूं? यहाँ तो भ्रष्टाचारियों का ही सैलाब नजर आता है, सैलाब नजर आता है। मैं आपको बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जी। खुद से लिखी है। जो ये मेरा देखिए दर्द है, देखिए, ये तो इनका भक्ति का दर्द है, संघर्ष ये मेरा। इनका दर्द है, इनका संघर्ष। इन भाई साहब को मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, आज 111वां दिन हो गया है, लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। ये इनका दर्द है, ये इनका संघर्ष है, जो आज कविता के रूप में बाहर आ रहा है। इनके अंदर जो लोग समझ रहे थे कि इनको बेड़ियों में बांध देंगे, आज उन्हीं बेड़ियों को इन्होंने पिघाल कर जो है वो तलवारें बना ली हैं, और यहाँ से हटने का जो है नाम नहीं ले रहे हैं कि आप भैया कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। हटने वाले नहीं हैं हम लोग यहाँ से। क्यों? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना। देखो, हम मेन चीज ये बताना चाहते हैं कि जो सरकार है, सरकार का जो सिस्टम है, जो इसको भर्ती है या और भी अन्य विवाद के विषय हैं, इनको निपटाने के काम ना करने की जगह इनको पर्दा डाल के काम किया जा रहा है। अच्छा, जो भी आपने गलती की है भाई, उसका निस्तारण कर दीजिए, वरना आपको यही एक दिन एक घाव की तरह नासूर बन जाएगा और आपकी पूरी सरकार को ले डूबेगा। कभी ये लोग मंत्री के यहाँ भेजते हैं, कभी ये मुख्यमंत्री के यहाँ भेजते हैं। तो मैं इस बात में और कहना चाहता हूँ, कभी चिलमन से ये झांके योगी जी, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके सतीश द्विवेदी, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, लगा दो आग इस चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। और रही बात हमारे मुद्दे की, हमारे मुद्दे को समस्त हमारे जो मसीहा माननीय लोकेश प्रजापति जी हैं, उन्होंने अपना एक भाईचारा दिखाते हुए और सत्य को ध्यान में रखते हुए एक ओबीसी वर्ग पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की। हमें बड़े फख्र के साथ मैं कहना चाहता हूं लोकेश प्रजापति जी का कि धन्यवाद सर कि आपने हमारे मुद्दे को संज्ञान में लिया, आरक्षण के मामले में आपने रिपोर्ट दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में ये रिपोर्ट एक कूड़े की तरह माना गया इन लोगों ने, और हमारी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। और इनकी जो सचिव हैं बघेल, उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो ऐसी रिपोर्टें आती ही रहती हैं। मैं आपको बता दूं, एक संवैधानिक संस्था का अपमान है ये दलित पिछड़ों की आत्मा का अपमान है, और ये संविधान का भी अपमान है। अभी परसों मोदी जी आए थे लखनऊ में और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना के गए हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना के गए हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि इन लोगों को कब आज़ादी मिलेगी? आज़ादी इस पन्नी से, आज़ादी इस इको गार्डन से, और आज़ादी इस आंदोलन से, और इतने दिनों का इनका जो संघर्ष है वो एक विशाल जन सैलाब के रूप में जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे कि इनके कई अधिकारियों द्वारा कहा जा चुका है कि जल्द से जल्द एक और महाआंदोलन यहाँ पर होगा। ये बताइए, इतने दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, मोदी जी भी परसों आए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना के गए हैं, क्या लगता है कि कब तक आप लोग को आज़ादी मिल जाएगी इससे? देखिए, मोदी इसी देश के प्रधानमंत्री हैं ना जी। इसी लखनऊ से सटा हुआ जिला है लखीमपुर खीरी, हाँ, जहाँ पर लाशें बिछा दी गई, मर्डर किया गया, हत्या की गई किसानों की, और उन लाशों पर महोत्सव मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। मौतों पर उत्सव कौन मनाता है? गिद्ध मनाते हैं, गिद्ध। और राजनीतिक गिद्धों ने लखनऊ में महोत्सव मनाया है। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और इस कुकर्म का नतीजा भी, परिणाम भी लोगों को मिलेगा। ऐसे राजनीतिक गिद्ध जिन्होंने किसानों की मौत पर उत्सव मनाया है, उस उत्सव में भागी सम्मिलित एक एक व्यक्ति को इसकी सजा मिलेगी, और ऊपर वाला बहुत कारसाज, वो सबके गुनाह गिनता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है शिशुपाल के 99 अपराध माफ किए थे। तो 100वां अपराध जिस दिन हो गया, उस दिन शिशुपाल का वध हो गया। तो ये राजनीतिक गिद्ध हमारे किसानों की मौत पर, हमारे पूर्वजों की मौत पर, हमारे बाप दादाओं की मौत पर आज उत्सव मना रहे हैं, उनको भी सजा मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा वो सत्ता में आएंगे नहीं। उनकी सत्ता को किसान, नौजवान, बेरोजगार मिलकर उखाड़ कर फेंकने का कार्य करेंगे, उखाड़ कर फेंकने का कार्य करेंगे। दोस्तों, इन लोगों का संघर्ष और इन लोग का उत्साह देख करके एक कविता मेरे मन में भी आ गई है कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जो तमाम लोग हैं यहाँ पर इतने दिनों से बने हुए हैं, और आज 111 दिन का इनका धरना है, 111वें दिन का धरना है, और लगातार इको गार्डन में जो है ये डटे हुए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए वायरल खबर के साथ।